हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में। आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं। वैसे तो हम रोज़ 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न कर रहे हैं, पर आज के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आज का पहला प्रश्न आप लोग के सामने नज़र आ रहा होगा। पहला प्रश्न है कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है। तो आप बता सकते हैं कि जो सूर्य होता है उसके केंद्र का तापमान कितना होता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, इन्हीं ऑप्शन में से एक कोई सही इसका उत्तर है, तो आपको बताना होगा। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी रहने वाला है, 1.4 इंटू 10⁻⁷ केल्विन। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इससे सूर्य का दाब पूछ रहा कि केंद्र में सूर्य का दाब कितना होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी, 2 × 10⁻60 न्यूटन पर वर्ग मीटर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर आधारित है। परमाणु रिएक्टर किस पर आधारित है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मात्र 0.9% लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बाद के लोग आकर सिर्फ वीडियो को देखते हैं। तो आप तक अगर ये वीडियो पहुंच गया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और गाइज वॉच टाइम जो कि है इस चैनल का काफ़ी कम है, आपके सामने नज़र आ रहा होगा। मात्र 96 पब्लिक वॉच टाइम अभी तक हो पाया है। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और अच्छा लगे तो फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए। चलिए हम लोग प्रश्न में लौटते हैं। अगला प्रश्न क्या था वो हम चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न जो कि आप लोग के सामने है परमाणु रिएक्टर आधारित है। ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है नाभिक के संलयन पर, दूसरा ऑप्शन नाभिक के विखंडन पर, तीसरा ऑप्शन अनियंत्रित नाभिक के विखंडन पर, डी इनमें से सभी। जो परमाणु रिएक्टर होता है वो नाभिक के विखंडन पर आधारित होता है। परमाणु बम जो आपने देखा है वो क्या होता है, जो एक बार फूटने के बाद उसके जो कण निकलते हैं इससे उसमें अगेन विस्फोट हमें देखने को मिलता है और इससे जो पार्टिकल निकलते हैं उसमें भी विखंडन होता है। तो इस प्रकार परमाणु रिएक्टर का प्रोसेस होता है। तो ये नाभिक के विखंडन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न जो कि है, और ये आप नोट करके रख लीजिएगा कहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से ये अब तक का काफ़ी बेहतरीन प्रश्न देखने को मिला है। प्रतिबल और विकृति का अनुपात क्या कहलाता है। यानी प्रतिबल जो होता है और विकृति जो है उसके बीच में अनुपात देखने को मिलता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रत्यस्थता गुणांक। क्या कहते हैं, प्रत्यस्थता गुणांक कहते हैं। अगला प्रश्न जो कि पनडुब्बी से रिलेटेड है, पनडुब्बी आधारित है। ऑप्शन ए न्यूटन के प्रथम गति नियम पर, ऑप्शन बी आर्किमिडीज के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी पास्कल के नियम पर, ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, क्योंकि जो पनडुब्बी होता है वो पानी पर तैरता है और आर्किमिडीज ने बताया था पानी पर तैरने वाला सिद्धांत। ओके, तो पनडुब्बी आधारित है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न आपके सामने कि समुद्र में तैरना यानी बोल रहा है कि जो हम लोग समुद्र में तैरते हैं नदी की अपेक्षा आसान है, क्योंकि तो तैरना मतलब कौन तैरता है, जिसका डेंसिटी कम होता है, घनत्व कम होता है, वही चीज़ पानी पर आसानी से तैर पाता है। वही बात है ना। और घनत्व के साथ साथ यहाँ पर और एक चीज़ ये नोट करने वाला है कि जिस पानी का जो नमकीन यानी हम लोग खारा पानी बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा होता है तो वहाँ पर वस्तुएं आराम से तैर सकती है। तो मृत सागर आपने सुना होगा या वन सागर सुना होगा। इन जगहों पर लोग जब नहाने जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो फोम होता है या फिर कोई प्लास्टिक का सामान होता है उस प्रकार उन लोग तैरने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें जो क्षारापन है पानी का वो हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, नमकीन। ठीक, तो समुद्र के पानी में हमें क्या देखने को मिलता है, ज़्यादा नमकीन होता है, जिस कारण से वहाँ की पानी काफ़ी
मतलब बोले कि वहाँ के लोग आसानी से तैर पाते हैं नदी की तुलना में। नदी का पानी हमें साफ देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी जो कि होगा। क्या बोल रहा है, नदी के पानी का घनत्व, सॉरी, समुद्र के पानी का घनत्व पानी के नदी के पानी के घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, तो घनत्व हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कारण आपको बता दिया कि नमकीन के कारण, नमकीन यानी वहाँ पर हमें नमक का मात्रा ज़्यादा देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का प्लायन वेग है। ऑप्शन आपके सामने है। पहले हमें प्लायन वेग के बारे में समझना होगा। प्लायन वेग वे वेग होता है जिसमें हम किसी वस्तु को अगर फेंकें तो वो पृथ्वी के वायुमंडल को पार कर अंतरिक्ष में चला जाता है और वो दोबारा पृथ्वी पर लौटकर वापस नहीं आता है। जब हम लोग क्रिकेट खेलते हैं अपने ग्राउंड में, कोई बॉल को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस पृथ्वी की ओर लौट आता है, क्योंकि उसका प्लायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम होता है। अगर हम किसी भी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के वायुमंडल को छोड़कर अंतरिक्ष में चला जाएगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्लायन वेग कहते हैं, एस्केप वेलोसिटी। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। तो कोई एक वस्तु है जिसको कि हम ऊपर से गिराते हैं तो उसका भार क्या होता है, ये आपको बताना है। तो उसका भार जो कि शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने की। तो पॉजिट्रॉन की जो खोज है वो एडरसन ने किया था। किसने, एडरसन ने किया था। अगला प्रश्न, ये प्रश्न हमने 2 से 3 बार अपने इस सीरीज़ में कर लिया हूँ और आप लोगों को ये याद हो गया होगा अगर आप हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर हैं तो, यानी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और कंप्लीट वीडियो को देख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 5 वीडियो कर लिया हूँ इस प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट का। तो हो सके तो आप अगर न्यू मेंबर हैं तो ज़रूर हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम इसी प्रकार के वीडियो लाते ही रहते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। ये आपको बताना है कि केल्विन जो तापमापी होता है वो बर्फ़ कितने डिग्री या कितने केल्विन पर गलने लगता है। तो ये आपको बताना है गाइस। तो इसका सही आंसर होगा 0 केल्विन पर। क्या, 0 केल्विन पर केल्विन तापमापी में बर्फ़ का गलनांक होता है। अगला प्रश्न, और ये भी बेहतरीन प्रश्न हमें नज़र आ रहा है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है। पिछली कक्षा में हम इसके बारे में अच्छा से चर्चा किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो कि सी मिसिंग है, इसके लिए सॉरी, माफ़ कीजिएगा। तो ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा उसी चीज़ में होगा जिसमें ज़्यादा हमें घनत्व देखने को मिलता है। तो आपके ऊपर यह प्रश्न मैं छोड़ रहा हूँ कि आपके पास 2 चीज़ें बताइए कि किसमें सबसे ज़्यादा हमें घनत्व देखने को मिलेगा, इस्पात में कि निर्वात में। तो ऑब्वियसली आपका जो प्रश्न का सही आंसर है वो इस्पात होगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा हमें घनत्व देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि केल्विन तापमापी में शरीर का तापमान सामान्यतः होता है। तो ये आपको पता है, शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है। हम लोग डिग्री सेल्सियस में तो जानते हैं, पर आज हम केल्विन में देखेंगे। तो मानव का जो शरीर का सामान्य तापमान होता है वो 310 केल्विन होता है। कितना, 310 केल्विन होता है। अगला प्रश्न, पारा जमता है, पारा कितने डिग्री पर जमता है, ये आपको बताना है। तो पारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट धातु हो जाता है, जो कि बहुत सारे ऐसे पर्यावरण घटने होते हैं जिसे हमें मापने पर मदद करता है। तो पारे का सामान्य जो तापमान होता है जिसमें वो जम जाता है वो -39 डिग्री सेल्सियस पर वो जम जाता है। अगला प्रश्न है कि उच्च तापक्रमों को मापने वाला यंत्र क्या है। तो आपको बताना है इस यंत्र में से कौन सा ऐसा यंत्र है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेज़र करने में सक्षम है। तो ऑप्शन ए हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी पायरोमीटर, ऑप्शन सी टेकोमीटर, ऑप्शन डी पिक्नोमीटर। तो गाइस इसका सही आंसर ऑप्शन बी रहने वाला है, क्योंकि जो पायरोमीटर है वो उच्च तापमान को मापने वाला एक यंत्र हो जाता है। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है। तरंगदैर्घ्य बढ़ता है कि घटता है, आवृत्ति बढ़ता है कि घटता है, या फिर कुछ नहीं होता है।
तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसके तरंगदैर्घ्य में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। तो वायु जो कि एक विरल माध्यम हो जाता है और एक कांच ये सघन माध्यम हो जाता है। तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो उसका जो तरंगदैर्घ्य होता है, वेवलेंथ होता है, वो घट जाता है। तो ऑप्शन बी इसका जो कि सही आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न है पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश कहाँ जाता है, यानी वही मेथड यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, सघन माध्यम और विरल माध्यम। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना होता है। क्या सघन माध्यम से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना होता है, विरल माध्यम में जाना होता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन इसके लिए परफेक्ट है, पर इसमें जो हीरा और कांच का कॉम्बिनेशन बताया है ये ज़्यादा हमें सूटेबल लग रहा है, जिस कारण से इसका सही आंसर ऑप्शन ए रहेगा। हीरा से कांच में जाता है तो हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो प्रकाश जो तंतु है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका अगेन ऑप्शन ए सही होने वाला है, क्योंकि प्रकाश तंतु एक ऐसा यंत्र है जिसमें प्रकाश को कई मीटर दूरी तक हम इसे ले जा सकते हैं। वर्तमान में जो 5G 4G का सिस्टम आया है वो प्रकाश तंतु से ही संचालित हो रहा है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है ये आपको बताना है, डायनेमो, सौर सेल, विद्युत मोटर या विद्युत सेल। तो गाइज इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी रहेगा यहाँ पर, जो कि ए बी, मतलब ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा सा हेर बदल किया गया है, लेकिन इसका ऑप्शन सौर सेल सही रहेगा। प्रकाश जो कि सोलर सेल आप इसे पता ही है, जो कि एक काफ़ी यूज़फुल खोज हमारे वैज्ञानिकों द्वारा की गई है, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इससे पर्यावरण को प्रदूषण भी नहीं हो रहा है वर्तमान में। अगला प्रश्न है कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो उत्पन्न हो सकती है कहाँ पर, सभी माध्यम में, ठोस में, द्रव में या गैस में। तो ये तो बच्चा जैसा प्रश्न हमें पूछा गया है कि जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो सभी माध्यमों में उत्पन्न हो सकती है। 20वां नंबर प्रश्न है कि किस माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है, हवा में, लोहा में, पानी में या फिर पारा में। गाइस तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पूछा है कि नहीं हो सकता है, तो हवा में जो कि अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो इसका ऑप्शन सी सही होने वाला है। अगला प्रश्न आपके सामने अवोगाड्रो संख्या का मान होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ लास्ट में 23 देख लीजिए, जिसमें 23 है वही इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है। तो अवोगाड्रो जो संख्या होता है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो हम इसी प्रकार इसको याद करते हैं, कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश। अगेन सॉरी, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है। दूरी मापने के लिए हम लोग इन दोनों ऑप्शन का यूज़ करते हैं, यानी चीज़ों का यूज़ करते हैं, यानी पारसेक और प्रकाश वर्ष। लेकिन जो धारा है और एम्पियर है इसको हम देखते ही काट सकते हैं। तो दूरी मापने के लिए सबसे बड़ा इकाई पारसेक होगा। प्रकाश वर्ष भी दूरी मापने वाला एक इकाई है। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। तो एक प्रकाश वर्ष कितना होता है ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन बी रहने वाला है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो हम इसको कॉम्बिनेशन करके पढ़ते हैं बचपन से ही, इसीलिए मेरा आदत हो गया है। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, क्योंकि क्वांटम सिद्धांत बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइंस में। ठीक है, तो क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक ने इसका आविष्कार यानी प्रतिपादन किया था।
और आज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, इसको मैं SW दे देता हूँ ताकि आप थोड़ा इसके बारे में गूगल पर सर्च करके देखिएगा कि किस प्रकार जो केपलर महोदय था उसने इस चीज़ को काफ़ी विश्लेषण के साथ हमें बताया। तो सूर्य के उपग्रह का कक्षीय वेग निर्भर करता है, ऑप्शन आपके सामने है कि कक्षा की त्रिज्या पर, उपग्रह के द्रव्यमान पर, पृथ्वी से उपग्रह को दिए गए वेग पर, ऑप्शन डी सूर्य से इसकी दूरी पर। तो गाइस केपलर महोदय द्वारा इसको काफ़ी अच्छा से बताया गया है। और आप चलिए बताइए कि आप 24 में कितने प्रश्न, एक मिनट, आप 24 में से कितने प्रश्न को कर सकें। तो चलिए, अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं तो मेरा वॉच टाइम ज़रूर इससे बढ़कर कुछ ज़्यादा हो गया होगा। अभी मैं वाईटी स्टूडियो को चेक करूँगा और चैनल को ज़रूर गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मात्र बहुत ही कम लोगों ने ही इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मात्र 0.9% लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, और अगर ज़रूर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट